मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह जागो लाहौर प्रोग्राम के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, महंगाई का चक्कर तो वैसे ही जारी है, लेकिन अब सितंबर के आगाज में ही यानी कल 1 सितंबर से गवर्नमेंट की जानिब से एक और सितम ढाने की तैयारियां कर ली गई हैं। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी की तजावीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई हैं। आज फैसला होगा कि पेट्रोल कितने रुपए महंगा हो जाएगा। जबकि तजावीज़ की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए, जबकि डीजल 8 रुपए और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ाने की तजावीज़ दी गई हैं। पेट्रोल महंगा हुआ तो बात सिर्फ पेट्रोल की कीमत तक नहीं रहती, बल्कि अशिया ज़रूरिया समेत हर चीज़ पर महंगाई का कब्जा मजीद मजबूत हो जाता है। परेशानी की वजह से बात यह है कि सार्फिन की कुव्वत खरीद में इजाफा नहीं हो रहा और महंगाई मुसलसल होती जा रही है। तवाज़ुन बिगड़ने के बायस हर शहरी ज़्यादा परेशान होकर रह जाता है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी शहरियों में कोरोना वायरस के खात्मे का तासुर मजबूत होने लगा है, जबकि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने वालों की तादाद 20 से 25% तक रह चुकी है। सूरत हाल पर तिब्बी माहिरीन की तरफ से तशवीश का इजहार भी किया गया है। मजीद क्या डिटेल्स है, सोहेल कैसर की रिपोर्ट देख लेते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम, हुकूमती इक़दामात और शहरियों की तरफ से हिफाजती तदाबीर पर अमल करने के बायस मुल्क में कोरोना के मरीजों में काबिल इत्मीनान हद तक कमी आ चुकी है। इसी तनाजुर में अवाम में ये तासुर भी मजबूत हो गया है कि कोरोना अब माजी का किस्सा बना ही चाहता है। इस सोच के तहत हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने वालों की तादाद बमुश्किल 20 से 25% शहरियों तक महदूद हो गई है। एहतियात तो करनी चाहिए, लेकिन अवाम भी हम भी थोड़े से लापरवाही हो गए हैं। वैसे इससे बेहतर है कि हम एहतियात करें। एहतियात है, बस आप मास्क लगाएं। अब हमने भी मास्क लगाया हुआ था, अभी उतारा है, तो एहतियात ही है बस। मैंने खुद भी वो नहीं पहना हुआ, लेकिन अभी एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अभी वो सारा कुछ खुल चुका है। इसके बावजूद कि हुकूमती सतह पर शहरियों को इस वक्त भी कोरोना के खिलाफ हिफाजती तदाबीर अपनाए रखने की तलकीन की जा रही है, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ इस सूरत हाल पर तिब्बी माहिरीन की तरफ से मुसलसल तशवीश का इजहार सामने आ रहा है, जिनके मुताबिक सूरत हाल बिगड़ने के इम्कानात मौजूद हैं। हमने सीवरेज वाटर से देखा है कि जो लाहौर के 108 डिस्पोजल पंप हैं, उनमें से 70% जो डिस्पोजल पंप है वो सारे के सारे पॉजिटिव फॉर द कोरोना के लिए। इसका मतलब ये वायरस लोग शेड कर रहे हैं और ये वायरस जो है सीवरेज वाटर में आ रहा है, तो सो कोरोना कहीं गया नहीं अभी। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। दूध का जला छाछ भी फोंक फोंक कर पीता है। सो कोरोना के हवाले से भी हम सबको इसी मुहावरे को ध्यान में रखना होगा कि एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देना एक मरतबा फिर खतरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सोहेल कैसर, लाहौर। नाज़रीन, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट है, लेकिन यकीनी तौर पर यह हर मुल्क की ज़रूरत होती है क्योंकि लोग जो हैं वो बाहर आते जाते होते हैं, टॉयलेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे यहाँ भी इस मामले में इंतहाई बुरी सूरत हाल है और जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं यकीनी तौर पर वहाँ जाने वाली कोई हालत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जी बेआसरा बच्चों की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर में 8 माह के दौरान 368 बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मकीन बने हैं, जबकि 172 बच्चों को वालिदैन सड़कों और चौराहों पर बेयारो मददगार छोड़ गए थे। ब्यूरो ने 1 दर्जन से जायद नौमौलूद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी निभाई है। डिटेल जुनैर इलियास की रिपोर्ट देख लेते हैं। पंजाब की आबादी जहां बढ़ती चली जा रही है, वहां कुछ खानदान ऐसे भी हैं जो अपने ही बच्चों को पालने पर राजी नहीं। बाज बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है तो कुछ नन्हे फूल सड़कों और चौराहों पर लावारिस पड़े मिलते हैं। ऐसे में इन बेआसरा बच्चों का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सहारा बनता है। पंजाब में जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक 368 बच्चे ब्यूरो के मुकीम बने। 172 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वालिदैन सड़कों पर फेंक कर बरियुज़ जिम्मा हो गए। कई माह साल गुजर गए, इन मासूमों की किसी ने खबर तक न ली। रवां साल के पहले 8 माह के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 403 बच्चों को रेस्क्यू किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में 150 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली का कोई अता पता नहीं, जिनमें 26 बच्चे 5 साल से कम, जबकि 100 बच्चों की उम्र 6 से 10 साल के दरमियान है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चे गोद लेने के लिए पेचीदा मराहिल से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि रवां साल के
दौरान सिर्फ एक बच्चे को गोद लिया गया। कोरोना वबा के बायस बच्चों को रेस्क्यू करने की कार्रवाइयों में भी किसी हद तक कमी आ गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि 10 मुहर्रम के बाद एक बार फिर से क्रैकडाउन शुरू करेंगे। जिन बच्चों को तहवील में लिया जाता है इनको बेहतर माहौल और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाता है। 10वीं मुहर्रम के बाद हमने प्लान किया है कि कोविड में जो हमारी थोड़ी एक्टिविटी रेस्क्यूइंग की, बच्चों को तहवील में लेने की स्लो हुई थी, उसको वापस बढ़ाया जाए और इसमें हमारे पार्टनर होगा पंजाब पुलिस। मेरी CCPO लाहौर से बात हुई है, वो उनकी टीम और हमारी टीम साथ मिलके ये ऑपरेशन करेंगे बेगरी के खिलाफ, और ग्रैंड ऑपरेशन। कुछ वालिदैन अपना फर्ज भूल गए मगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। सैकड़ों बेआसरा बच्चे ब्यूरो में बेहतर अंदाज में परवरिश पा रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बेसहारा और महरूमियों का शिकार बच्चों की पनाहगाह है। इन अन्य फरिश्तों को तालीम और हुनर देकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है, जिसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ जुनैद इलियास, लाहौर न्यूज़। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बारिश के बाद पैदा होने वाले मसाइल की, और अब हम बात करने वाले हैं जी, कल सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और सितंबर को वैसे तो गर्मी के हवाले से, मौसम की सख्ती के हवाले से सितमगर कहा जाता है, लेकिन सितंबर सितम ढाने वाला है जी, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से प्लान कर लिया गया है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को पेट्रोल की कीमतें 7 रुपये, डीजल की 8 रुपये और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी इरसाल कर दी गई है। आज फैसला हो जाएगा, जो भी फैसला होगा, नई कीमतों का इत्तलाक भी आज रात 12 बजे से हो जाएगा। प्रोग्राम के आगाज में इंट्रो में मैंने इस पर बात की थी, क्योंकि ये बहुत ही अहम मसला है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो सिर्फ ये पेट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई का एक नया तूफान उठेगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी। बात करेंगे जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। आज बिल्कुल सिदरा ओगरा की जानिब से जो है वो एक समरी भिजवाई गई है वजारत पेट्रोलियम को, जिसमें ये सिफारिश की गई है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। और इस समरी के मुताबिक जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसमें यह है कि पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर तक, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर तक का इजाफा किया जाए। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 104 रुपये 47 पैसे फी लीटर है। अगर ये मंजूरी हो जाती है इस समरी की तो शहरियों को जो पेट्रोल नई कीमतों पे दस्तयाब होगा वो 111 रुपये 47 पैसे होगा। इसी तरह डीजल की कीमत में जो है वो 8 रुपये का इजाफा की समरी दी गई है, जिसके बाद जो है वो डीजल की कीमत 114 रुपये 96 पैसे फी लीटर का इजाफा हो जाएगा। और ये जो समरी ओगरा की जानिब से भिजवाई गई है ये 30 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी के जो है वो हिसाब से भिजवाई गई है, जबकि इस वक्त अगर पेट्रोल की जो मजमूई कीमत है उसमें जो पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है वो 26 रुपये 70 पैसे है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत जो है वो 3 रुपये 75 पैसे फी लीटर तक जो है वो बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ओगरा की जानिब से जो पेट्रोलियम लेवी का जवाब बनाया गया वो 30 रुपये फी लीटर का बनाया गया। और इसी तरह अगर डीजल की कीमत में जो पेट्रोलियम लेवी शहरियों से वसूल की जा रही है वो 25 रुपये 73 पैसे, लेकिन इसकी भी जो समरी भिजवाई गई है वो 30 रुपये के हिसाब से भिजवाई गई है। ताहम हतमी फैसला जो है वो वजीर आजम इमरान खान जो है उनके मंजूरी के बाद होगा और पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जो है वो समरी वजीर आजम की मंजूरी के बाद जो है वो मंजूर की जाएगी, जिसके बाद आज रात 12 बजे से। अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि ये पेट्रोल लेवी की आप बात कर रहे हैं, ये है क्या, ये टैक्स है क्या, क्यों लिया जाता है आवाम से, किस खाते में जाता है, इस हवाले से डिटेल बताइए। आज बिल्कुल पेट्रोलियम लेवी जो है ये एक पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो है वो महसूलात हैं, क्योंकि जो है वो इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो FBR या जो महसूलात जमा करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से आसान तरीन जो टैक्सेस वसूल किए जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स हैं, कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो वसूल कर लिया जाए और इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत। अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बात करेंगे जी। सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर बढ़ाने जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए ये जाहिर है जिस तरह अभी आप ये बता रहे थे कि ये एक वाहिद तरीका हमारे पास आमदनी का रह गया है जी। और इस डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए ही हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए हम 80% अपने जो रेवेन्यूज है वो इकट्ठे करते हैं।
और ये और दूसरी बात ये है कि देखे ना, इसके बाद आपने जब से डीरेगुलेट किया है चीज़ों को, डीरेगुलेट करने के बाद अब आपने प्रॉफिट भी देना है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। फिर राणा भगवान दास साहब की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है इस पे, जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनवाई थी, कि वो आप खोल के देख लें। तो इस तरीके से ये पूरा जो है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वही एक तो वो कीमतें बढ़ाते हैं, उनके प्रॉफिट्स हैं, उसके बाद सरकार ऊपर टैक्स लगाती है 30-40% के करीब, और यही रेवेन्यू वो इस्तेमाल करती है। तो ये एक वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो कि जारी है इस मुल्क में। और फिर दूसरा ये कि ये पूरा जो आपने इकोनॉमिक सिस्टम जो किया है मंडी का, जो मंडी पे हर चीज मंडी पे छोड़ दी है, और जो रेगुलेटरी रिजीम है वो पहले ही, जैसे मैंने आपको कहा कि वो रिपोर्ट पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रेगुलेटरी रिजीम कितनी इफेक्टिव है। तो ये इस तरह से चल रहा है, और मेरे ख्याल में ये एक अवाम पर दबाव और जुल्म का एक जरिया बन गया है ये सब कुछ। ठीक, अब्दुल कादिर मदनी, एक बार फिर से आपसे बात करना चाहेंगे। हमें ये बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो सिर्फ ये पेट्रोल महंगा नहीं होता, बल्कि महंगाई का एक तूफान उठता है। जी बिल्कुल सितरा, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो सबसे ज्यादा जो अवाम के ऊपर असरअंदाज होती है वो डीजल की कीमत है, क्योंकि तमाम तजारती सामान की नकलो हमल जो है वो इसी डीजल के ऊपर मुनहसिर है। और जब डीजल की कीमत 8 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई हो तो महंगाई का अंदाजा जो है वो आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जियां, दालें, इसके अलावा घी, आटा, चीनी, तमाम अशियाए ज़रूरिया जो बुनियादी अशियाए ज़रूरिया, इनकी नकलो हरकत चाहे वो खेतों से मंडियों तक हो या पोर्ट से मंडियों तक हो, ये तमाम डीजल के ऊपर होती हैं। और अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल में भी सब्जियां जो हैं वो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही हैं। चीनी जो है वो सरकारी तय करदा कीमत जो है वो 70 रुपए फी किलो है, लेकिन चीनी जो है वो 100 रुपए फी किलो तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह आटा जो है वो हुकूमत ने 860 रुपए 20 किलो आटे के थैले की कीमत तो मुकर्रर कर दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कैसा ये हमारी कुव्वतें खरीद बढ़ाने के कोई प्लान्स नजर नहीं आ रहे, कोई भी ग्राउंड रियलिटीज ठीक नहीं हो रही, लेकिन दूसरी जानिब महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या ये जस्टिफाइड है? लेकिन महंगाई किस तरह जस्टिफाइड हो सकती है? और जो दूसरा बुनियादी तौर पर देखें ना, आपने जो एक मैशत यहाँ पे 30-25 साल से लागू की थी वो इस वक्त अनरेवल कर रही है, और आपने जिस तरीके से रियासत को हर काम से बाहर निकाल दिया, स्टेट जो है उसको आपने बिल्कुल जो है वो जो आपके आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखे हुए हैं, उनसे बिल्कुल बेगाना कर दिया है। मंडी की मैशत है, मंडी पर आपने हर चीज छोड़ दी है। तो मंडी की मैशत पे तो यही होता है, और पूरी दुनिया में जो इस वक्त माशी बुरहान है उसकी सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि जो रेगुलेटरी रिजीम्स हैं वो है नहीं है, कोई पता नहीं है कौन कितना प्रॉफिट ले रहा है, क्या है कुछ। और फिर उसके बाद ये इतने पावरफुल हो गए हैं लोग कि आप इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। रियासत से ज्यादा ये लोग अमीर हैं, तो जब जो रियासती माल है या एहलकार है वो उनको चेक कैसे करेंगे? SCCP किधर है? आपकी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फारिग है। तो ये है सारी चीजें जो करने वाले काम हैं, जो मेरे ख्याल में अगर ये नहीं करेंगे तो लोग जो हैं वो सरतापा एहतजाज भी बन सकते हैं। कायद साहब, आपने बात की है कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कि रियासत के कुछ कवानीन मौजूद है जिन पे अमल दरामद होगा तो मामला ठीक होंगे। तो सर, ये इम्प्लीमेंटेशन किसने कराना है और करवाया क्यों नहीं जा रहा? देखिए, पहली बात तो ये कि रियासत के जितने कवानीन, माशी कवानीन हैं जो बने हैं पिछले 25-30-40 सालों में, वो बने हैं ये थोकियों के हक में। सप्लाई साइड इकोनॉमी है ये, वो अवाम के हक में नहीं बनाए गए। प्रॉब्लम ये है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपके आइन का और आपके माशी कवानीन का। मैशत जो है वो बिल्कुल आपने बिल्कुल रियासत के जो नज़्म नस्क से, अभी कल तक तो वजीर कहते थे नौकरियां देना हमारा काम नहीं है, इसी तरह प्राइसेस कंट्रोल करना भी इनका काम नहीं है। जब आप मंडी की ब्रूट फोर्सेस पे सारी चीज छोड़ देते हैं और उसके बाद आपके पास रेवेन्यू के लिए सिवाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ नहीं रहता, तो आप भी उनका हिस्सा बन जाते हैं, सरकार भी उन्हीं का हिस्सा बन जाती है जो लोग अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें मौशी सूरत हाल के हवाले से भी बता रहे थे, और इसके साथ साथ आपने सिस्टम पर सवालिया निशान लगाया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे डेंगू मच्छर के हवाले से, जिसका
फेवरेट मौसम है जी मॉनसून, बेहतरीन मौसम उसको मिलता है, ठंडा मीठा सा मौसम, बारिश हो जाती है, अच्छा सा उसको मॉइस्चर मिलता है और वो पनपने लगता है। शहरियों के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जनवरी 2020 से अब तक डेंगू के 46 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अभी क्या सूरत हाल है, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से लोगों को अवेयर करने के लिए क्या किया जा रहा है, और इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता डेंगू खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता है तो क्या इकदाम किए गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि डेंगू की क्या सूरत हाल है, अभी तो कंट्रोल ही लग रहा है। जी, मौजूदा सूरत हाल में तो सिदरा कंट्रोल नज़र आ रहा है, लेकिन ये चूँकि बरसात का मौसम है इसलिए इसके अचानक जो है पनपने और फैलने के जो अमकानात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर फैलता है, पानी के अंदर लार्वा बनता है और पानी के अंदर ही ये परवान चढ़ता है। अगर इसको पानी ना मिले तो चाहे सालों आप रख छोड़ें, इसको कोई ऐसे मसाइल पैदा नहीं होते, ना आवाम को परेशानी होती। तो लिहाजा इसमें घरों के अंदर पानी खड़ा करने, महल्ले के अंदर गिरदोनवा यानी 400 से 500 मीटर तक जहाँ तक ये सफ़र कर सकता है और आपके घर तक पहुँच सकता है, आपको चाहिए कि वहाँ तक आप एहतियात करें, चाहे आपका हमसाया ही क्यों ना हो। अगर उसके घर के बाहर या करीब या घर के अंदर पानी खड़ा है तो उसे भी आप आगाही दें और उसे बताएं कि ये मौसम जो है वो ख़तरनाक है हमारे लिए। कोरोना की वबा चूँकि मैं समझता हूँ कि अभी हमारी आवाम का जो रवैया मुझे नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन आपने कभी जंगल में देखा होगा अगर कोई गिरोह की शक्ल में शिकारी दाखिल हो तो शिकारी एक एक करके सबको मारता है। तो कोरोना की यही सूरत हाल है इस वक्त कि वो एक एक करके अब पकड़ना शुरू हो गया। पहले पैनिक था, हाँ, अब वो 1 बाय 1 सबको। लेकिन देखें ये भी एक खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि हर जान कीमती है, हर किसी ने अपने आप को बचाना है, लेकिन अगर एक एक करके कोई कोरोना का या डेंगू का शिकार हो रहा है तो हमें इससे एहतियात बहुत जरूरी है। काज़मी साहब, हमें बताइए कि कितने महीने खतरनाक तरीन करार दिए जाते हैं डेंगू के हवाले से? ये सिदरा यही आप कह लें कि ये अक्टूबर तक जो है वो नवंबर की सर्दी, मैं समझता हूँ कि अभी क्लाइमेट जो चेंज हुआ है इस पे कहा नहीं कुछ जा सकता है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो 3 से 4 माह जब भी मौसम चेंज होता है हर 6 माह बाद जो है वो जो ख़तरनाक होते हैं, लेकिन नवंबर तक भी रह सकता है, क्योंकि सर्दी की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सर्दी कितनी पड़ी है। यानी वही जो मैं अभी बात करी थी कि ठंडा मीठा सा मौसम, इसको बहुत ठंडा मीठा मौसम। हाँ। तो अभी देखें कि अभी कितनी शदीद गर्मी गुजरी है और ये गर्मी के अंदर भी मौजूद रहा है, चाहे वो डेंगू मच्छर साथ था कोई और था, क्योंकि मच्छर जो है वो मौजूद रहता है, पूरा मौसम 12 माह मौजूद रहता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो है अपनी जो है उसको अपनाना होगा, जो किसी किस्म की एहतियात है उसको करना होगा, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द। लेकिन ये एक इंसानी नफ्सियात है कि जब वो किसी बड़ी ख़तरनाक जगह से गुजरता है तो वो छोटे छोटे जो ख़तरनाक रास्ते हैं उसका आदी हो जाता है, उससे खौफ कम खाता है। लिहाजा कोरोना के पैनिक से गुजरने के बाद हमारी आवाम ने एक रेशो बना ली है कि वो डेंगू को कुछ समझ ही नहीं रहे। ये देखें, हम प्रोग्राम करते हैं, जो देखता है गौर से सुनता है वो इस बात को समझ लेता है। अवाम, मीडिया, हुकूमत आगाही दे रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। अभी देखें मुश्तबा जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। रोज़ाना की बुनियाद पे अगर 24 घंटे में देखें तो 30 से 40 से 50-60 मरीज़ मुश्तबा जो ऐसे हैं जिनको बुखार होता है और जिनकी अलामात जाहिर होती हैं वो आ जाते हैं। माहिरीन क्या अलामात क्या बताते हैं इसकी अलामात सबसे ज़्यादा तो यही है कि बुखार तो आपको पता है एक कॉमन बीमारी है, यानी खुद बीमारी नहीं है बुखार, किसी ऐसी बीमारी की अलामात होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे जिस्म के अंदर सुर्ख दाने जो है ना वो पड़ने शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। जैसे कोरोना की कोई निशानी थी, लेकिन ये आपके लिए ये खुशाइंद बात है कि डेंगू की अलामात ज़रा दूसरी बीमारियों से मुख्तलिफ है। और इसी तरह इसकी ख़तरनाक जो स्टेज है वो यही है कि खून पतला होकर इंसान के जिस्म के अंदर से बहना शुरू हो जाता है, चाहे वो नाक हो, कान हो, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ से खून निकल सकता है। और ये इसकी खतरनाक सूरत हाल है। काज़मी साहब, डेंगू एडवाइजरी ग्रुप भी तो है ना, वो क्या कर रहे हैं, उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है, इक़दाम क्या किए जा रहे हैं? सिदरा 11-12 के अंदर जब ये पैनिक आया था डेंगू का, बहुत से हज़ारों लाखों लोग इससे मुतासर हुए थे, अमवात भी हुई थी। उस वक्त ये सारा प्रेशर था, जिस तरह अब कोरोना के अंदर एडवाइजरी ग्रुप को तश्कील दिया गया है और उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी था। उस वक्त के बाद अब तक जो है वो मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर 3 सालों का हम जायज़ा लें तो 2018 के अंदर 10 मरीज़ रिपोर्ट हुए डेंगू के,
अगर 2019 की बात करें तो 15 के करीब चले गए, और अभी अचानक देखें कि 3 सालों के अंदर अब अचानक 46 पेशेंट हैं इस वक्त कंफर्म पंजाब के अंदर। तो इसका मतलब है कि गुज़श्ता 2 सालों से इस साल निस्बत ज़्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए। एडवाइजरी ग्रुप एक्टिव तो नहीं है, लेकिन एडवाइजरी ग्रुप चूंकि बना हुआ है ऑलरेडी, तो एक्टिव नहीं है तो उसका क्या फायदा है? उसी के अंदर कोरोना के कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कोरोना के अंदर मौजूद हैं। हाँ। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो आगाही और लार्वा की है। जो टाउन की टीमें हैं, जो सीओ लाहौर हैं और दीगर जो डीसी सब रोजाना इस पर मीटिंग करते हैं, इस हवाले से सर्विलेंस के हवाले से वो घर घर जाके बर्तन चेक करना, साफ पानी की इधर उधर कूलर फ्रिज ये वो सारी जो चीज़ें हैं उनको चेक करके अवाम को आगाही करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इस वक्त तो मुझे ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा सा काम नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर की सतह पे चूंकि इसलिए नहीं नजर आ रहा कि ये इसने जान नहीं छोड़नी, ये वही डेंगू है जो गुज़श्ता 8 से 9 साल से हमें चिमटा हुआ है। और इसमें कोई स्पेशल टीमें बनाने का भी कहा गया था कि कोई सर्विलेंस के लिए कोई स्पेशल टीमें बनेंगी, वो जाके घर घर जाके चेकिंग करेंगी। स्पेशल टीमें बनी हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी सतह पे एक्टिव नहीं है जिस तरह के पैनिक में होनी चाहिए। तो लिहाजा इसमें भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं और आपका भी घर है, मेरा भी घर है, अलग-अलग जगह पे आपने देखा होगा शायद अभी इस सीजन में आपके घर कोई ऐसी टीम नहीं आई होगी। हाँ, मेरे घर तो नहीं पहुंची। मेरे घर भी नहीं आई जिसने चेकिंग के लिए दस्तक दी हो और कहा हो कि हम डेंगू से आए हैं और इस तरह की। लेकिन अभी तो लोग कोरोना के इससे नहीं निकल पा रहे कि लोग स्टिकर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और स्मार्ट लॉकडाउन को भी नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? कौन कौन से अस्पताल हैं या फिर कहीं भी आप जा सकते हैं? अस्पताल तो अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त 46 पेशेंट में सिदरा सिर्फ 4 पेशेंट दाखिल है पंजाब के अंदर। यानी कि डेंगू का पेशेंट है, उसको ज़रूरी जब तक उसको खुदा ना खास्ता तेज़ ब्लीडिंग ना हो और कोई ऐसी सिचुएशन जिसके प्लेटलेट बहुत तेज़ी से ना गिरें तो उसको दाखिल करने की पोजीशन नहीं होती। अगर 46 में से 4 पेशेंट दाखिल हैं तो ये तकरीबन रेशो 8% बन जाती है। हाँ। 100 में से 8 मरीज ऐसे हैं जिनको दाखिले की ज़रूरत है। और पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ डेंगू में तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, चूँकि कोरोना अभी कोविड-19 था, नया था, तो इससे भी इसी तरह आगाह हो जाएंगे। तो हर हॉस्पिटल इसका इलाज कर रहा है। डेंगू का चूँकि इलाज तो नहीं है, लेकिन इसकी अलामात और इससे बचने के तरीके और इसको कवर करने का तरीका हर किसी के पास मौजूद है। ये खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी कोई ऐसी वबा नहीं है कि जिस तरह कोरोना में डॉक्टर खौफजदा थे, घर के फर्द भाग जाते थे अपने घर के दूसरे से, तो इस तरह तो ये है कि डॉक्टर पकड़ के मरीज को ऊपर बैठ के अच्छे तरीके से इसका इलाज कर सकता है। अच्छा काज़मी साहब, हम मुसलसल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं, एक्सपर्ट्स को भी हमने बुलाया और वो बता रहे हैं कि डेंगू खतरनाक हो सकता है। बारिशों का मौसम ये भी मुसलसल बता रहे हैं कि खतरनाक तरीन मौसम है, लेकिन उसके बावजूद फिर टीम्स एक्टिव क्यों नहीं है? क्या कहीं स्प्रे वगैरह किए जाते हैं? इस हवाले से गुज़िश्ता सालों में क्या प्रैक्टिस रही है जो इस साल नहीं देखने को मिल रहा? हुकूमती सतह पे देखा जाए तो इस पे बहुत सारी मीटिंग शुरू कर दी गई हैं गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों से। जैसे ही हुकूमत को भी थोड़ा सा नज़र आया कि हम कोरोना से थोड़ा सा जीत चुके हैं और आवाम को भी रिलीफ मिल चुका है, तो इन्होंने इस पे डेंगू पे भी मीटिंग शुरू कर दी। ख़ास तौर पे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी लाहौर, इनसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे इख्तियार छीन लिए गए हैं। इनके पास पहले इनके अंडर छोटे हॉस्पिटल थे, डिस्पेंसरियाँ थी, अब नई नई कंपनियां बना दी गई हैं। शबाशिव तौर में आपको पता है 56 कंपनियां बनाई गई थी, उसमें से कुछ कंपनियां अभी एक्टिवेट हैं और उन कंपनियों के अंदर डिस्पेंसरियां, रूरल हेल्थ और लाहौर के 5 हॉस्पिटल हैं जो उनको आपने प्राइवेट किया हुआ है। THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जैसे मनावा है, काना है और इस तरह सब्जाजार और इस तरह के ड्राइवन वाले हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइवेट है। और इनकी सारी तवज्जो मेरे ख्याल में डेंगू पे ही है और डेंगू पे ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बीमारियों की तरफ पहले कोरोना की तरफ थी, अब डेंगू पे है। तो मैं समझता हूँ कि अगर CEO हेल्थ का ऑफिस इस लेवल पे काम कर रहा है कि उसके पास और बड़ा कोई काम नहीं है, तो उसको चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखे। क्योंकि काज़मी साहब हमने थोड़ी कोरोना पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी तक मामला संभला नहीं है और सिर्फ 20 से 25% लोग हैं जो कि एहतियात कर रहे हैं या फिर एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं। मुहर्रम उल हराम हम मुसलसल बात करते रहे हैं कि बड़ा एक सेंसिटिव महीना होगा, तो इस हवाले से अब माहिरीन क्या बता रहे हैं? कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के
स्मार्ट सैंपलिंग हुई है, रिजल्ट कब तक सामने आएंगे? देखिए सिद्रा, जैसा कि ईद उल ज़ुहा बड़ी जो गुजरी है उस पे तो हमारा जो स्मार्ट सैम्पलिंग सारा कुछ जो है वो हम कामयाब रहे हैं, इसी हवाले से कि उसके 8 से 10 दिन बाद हमने आजमाया। तो अभी माहरीन का यही कहना था कि ईद के बाद जो मुहर्रम उल हराम आ रहे हैं उनमें हमें जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर अभी आप सिचुएशन देखें तो कभी कल ही अशूरा गुजरा है, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो माहरीन की जो राय है वो उसको अभी तक जो है वो पिक नहीं किया जा सकता। कोई भी माहर इसके अंदर जो है अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन एक तजिया ज़रूर कर सकता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि नहीं जी अब कोरोना नहीं आएगा, हम छोटी ईद पे भी बच गए, हम बड़ी ईद पे भी बच गए, छोटी पे ये हुआ, बड़ी ईद पे ये हुआ, और अभी मुहर्रम है, चूंकि दूसरे मुल्कों में ये फैल गया है, हमसे निकल गया है, हमारी कुव्वत मदाफत बढ़ गई है, कितने आप तबसरे कर लें, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गया है। या मैं अगर तनकीद करूँ गवर्नमेंट पे तो वो कहूँ जी हम टेस्ट कम कर रहे हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल है कि हम तजिया कर सकते हैं, लेकिन कोई भी माहरीन में से ये नहीं कह सकता कि ये नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अभी कोविड मौजूद है और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे मुल्कों में भी वो जा चुका है जो समझ ही नहीं आ रही। हाँ जी, अभी इंडिया का देखें 1000 से 11 जो सिचुएशन इटली, अमेरिका और दीगर मुल्कों में थी, आपके हमसाया मुल्क के अंदर मौजूद है कि इंडिया के अंदर 1000 से 1100 बंदा डेली मर रहा है कोरोना के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि आपको इस पे फख्र महसूस करना चाहिए कि हम बचे हुए हैं। कभी भी अभी मुहर्रम का मैं समझता हूँ 1 हफ्ता आप वेट करें तो फिर आप किसी तजिए पे या किसी राय पे पहुंच सकते हैं कि मुहर्रम। स्मार्ट सैंपलिंग भी की गई है ना, माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा था, बल्कि कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से बाकायदा बताया गया था कि हम स्मार्ट सैंपलिंग कर रहे हैं प्रोसेशंस में भी, और जो मजालिस हो रही हैं वहाँ पर भी लोगों को रिक्वेस्ट करके, ताकि आने वाले वक्त में एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाए कि सूरत हाल क्या है। देखें उसका स्मार्ट सैम्पलिंग का रिजल्ट उस लिहाज से नहीं आया चूँकि 9 और 10 मुहर्रम के अंदर जो रश पाया जाता है और जो तादाद लोगों की होती है उसका रिजल्ट आना तो अभी बाकी है। जो यकम मुहर्रम उल हराम से उसके मुताबिक तो 1 से 2% जो है वो अभी तक जा रहा है मौजूदा सूरत हाल में। और अगर देखा जाए तो ये खुशकिस्मती है, कई दिन हो गए हैं लाहौर के अंदर कोई मौत वाक़या नहीं हुई, और बड़ी तेज़ी के अंदर जो है वो बल्कि कल ही मैंने अपने ही दुनिया न्यूज़ के अखबार के अंदर पढ़ा कि कल पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1 मरीज की कोरोना से डेथ हुई है। ये तो बड़ी ये बड़ी देर बाद भी मौत, खैर हमें नहीं कहना चाहिए, एक भी जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की, जब पैनिक से इंसान निकलता है तो एक दूसरे को मुबारकबाद ही देता है, चाहे उसके खतरा ही क्यों ना हो। यही सूरत हाल है कि अगर एक है तो मैं समझता हूँ कि वो दिन भी आने वाला है और वो करीब है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है कि कोई भी मरीज जो है वो कोरोना से नहीं मरेगा। और इसी सिचुएशन में अगर हम जाते जाएं तो ये 8 दिन का एक वेट है जो मुहर्रम का है, इसको भी हमें इंतज़ार करना चाहिए और एक दूसरे से एहतियात करनी चाहिए। जो भी मजालस के अंदर मौजूद रहे हैं वो भी एक दूसरे से घर से भी परहेज़ करें और एक दूसरे के पास जाने से भी परहेज़ करें। ठीक, कोरोना की अवेयरनेस चल रही है? कोरोना की अवेयरनेस तो जारी है, लेकिन वही बात फिर सामने आती है कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, जहनों में ये कर लिया है कि अगर आप कहते भी हैं, अभी मैंने देखा है कि किसी छोटी सी महफिल में आप जाएं या गुजरे तो किसी सिंगल बंदे से भी मिले तो वो कहता है यार हाथ मिला लो यार, कोरोना तो अब ख़त्म हो गया है, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बड़ी अच्छी एहतियात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़ी अच्छी एहतियात कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हाथ मिलाना, गले मिलना जो है वो फिर मामूल बन गया है और यही कहा जा रहा है कि छोड़ो यार वो चले गया, अब क्या आना। अच्छा, तो डेंगी की अवेयरनेस कैंपेन चली, कोई नजर आई? डेंगी की अवेयरनेस जो अखबारात में भी नजर आ रही है और लोकल सतह पे भी नजर आ रही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप जो डेंगी का था वो एक्टिव नहीं हुआ, और उसी तरह टीमें जो जिस तरह पैनिक में काम करती हैं, मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी सर्विलेंस पे काम करें तो इस सूरत हाल को सामने रख के करें कि इस वक्त पैनिक फैला हुआ है, एपिडेमिक है, फिर ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह, लेकिन एक बन भी जाता है, महकमे हैं, अब देखें ना 9-10 मुहर्रम को मैंने बड़े 5 माह बाद वो हेल्थ के अमले को छुट्टी हुई है, मैंने एक टेस्ट के लिए रब्ता किया तो उन्होंने कहा 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को जो लैब्स हैं वो बंद रहेंगी। ये खुशाइंद बात भी है और उनको रेस्ट भी मिला है, लेकिन खुशाइंद बात है कि बड़े अरसे बाद 5 माह बाद हेल्थ के अंदर वो लैब बंद हुई हैं जो कोरोना की वजह से मुसलसल 24 घंटे काम कर रही थी। तो इस सारी सूरत हाल में देखें कि इसी तरह जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं
वो भी इससे बेहतर समझ रहे हैं सूरत हाल को, क्योंकि लेबॉर्ट्रियाँ बंद हुई, उनको छुट्टी का अगर मौका दिया गया। साहब, डेंगू के हवाले से हमें ये बताइए कि माहिरीन इसके एहतियाती तदाबीर बता क्या रहे हैं, क्या करना होगा हमारे देखने वालों को? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर के अंदर मच्छर पैदा ही ना होने दें। अगर मच्छर पैदा हो गया है तो उसका एक तरीकाकार अपनाएं। मॉस्किटो है, जो भी किसी किस्म के फार्मूले पुराने हमारे पास मौजूद हैं वो करने चाहिए। अगर मच्छर मरता नहीं तो मच्छर को भगाने का तरीका सीखा जाए कि मच्छर को कमरे से कैसे निकालना है या घर से कैसे निकालना है। तो उसको अगर अपना लिया जाए तो बहुत ज़रूरी है कि आप मच्छर से बच सकेंगे, डेंगू से बच सकेंगे। और ख़ास तौर पर जैसे ही आपको बुखार हो, मौजूदा सूरत हाल में ये है कि हम समझते हैं वैसे ही कुछ थकावट हुई है या कोई ऐसा मसला हुआ, लेकिन फौरी आप अपना CBC टेस्ट जो कि गवर्नमेंट की जानब से 90 रुपए का हॉस्पिटलों के अंदर मौजूद है। टेस्ट भी बहुत सस्ता CBC आम एक कॉमन जो टेस्ट पहले होता था उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा बुखार है। अगर आपके प्लेटलेट्स गिर गए हैं तो आप समझें कि आपको डेंगू का खतरा है। ये जो मुश्तबा मरीज डेली आ रहे हैं 40 से 50, वो यही लोग होते हैं कि जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं और उन पे शक गुजरता है कि जनाब इनको कहीं डेंगू तो नहीं, इसलिए इनको सर्विलेंस में रखा जाए। तो ज्यादा जो खतरनाक सूरत हाल में होते हैं उनको दाखिल कर लिया जाता है। पानी वानी भी जमा नहीं होने देना घरों में। पानी नहीं जमा, ये तो कंफर्म बात है ना कि पानी अव्वल तो पैदा ही ना होने दें। अगर पैदा हो गया है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप कोई तरकीब करें, भगाने की करें। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डेंगू से बचना है जी हम सबकी जिम्मेदारी है, खास तौर पर सुबह सूरज निकलते वक्त और शाम को गरूब आफ्ताब के वक्त आपने पूरी आस्तीनों के कपड़े पहनने और इसके साथ अपने घर में, लॉन में, गमले में, छत पर पानी जमा बिल्कुल नहीं होने देना, फिर आप यकीनी तौर पर डेंगू मच्छर से बच जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ मानसून के मौसम के हवाले से और ख़ास तौर पर इस मौसम से जुड़े मसाइल के हवाले से, जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं जी। स्किन इश्यूज बहुत सारे सामने आ जाते हैं। कौन कौन से स्किन प्रॉब्लम सामने आते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, घर में आप अपनी स्किन की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी स्टेज होगा जब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी हो जाएगा, और इसके साथ साथ ग़िज़ाओं की मदद से आप इस मौसम में ख़ुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं सारा फारूकी हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपको भी सर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि स्किन के कौन कौन से मसाइल स्पेशली मानसून में? देखिए, मानसून में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो होता है पसीना ज़्यादा आने का, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। स्पेशली लोगों को, कुछ को अंडर आर्म्स में, हाथों पे और पाँव पे, जिनको रूटीन में भी पसीना आता है लेकिन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो दवाइयाँ आजकल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाइयाँ मौजूद हैं। लोगों का ये ख्याल है कि जिनको बहुत एम्बेरसिंग तौर पे इतना ज़्यादा पसीना आता है, काफ़ी दफ़ा कि पूरे कपड़े भीग जाते हैं, ख़ासतौर पर पब्लिक स्पीकिंग में उनको बहुत ज़्यादा आता है। हाथ मिलाते हुए उनको शर्म आती है चूँकि हाथ चिपचिपे हो जाते हैं। जो पाँव में से बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ उसके सेकेंडरीली टू जो पसीने के साथ साथ जो है वो इन्फेक्शन शुरू हो जाती है गीले रहने से पाँव जो है। तो उसके लिए दवाइयाँ लगाने वाली भी मौजूद हैं। और आजकल जो लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम काफ़ी दफ़ा बोटॉक्स से या एक और चीज़ जिसको आइडेंटोफोरेसिस बोलते हैं, एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जिसमें हम हाथ रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए पाँव रख देते हैं पेशेंट का, और वो चंद लम्हे के बाद वहाँ से निकाल लेते हैं। और अगर वो रिपीटेडली किया जाए तो वो वहाँ पे बहुत हद तक जो है पसीना आना बंद हो जाता है। और काफ़ी दफ़ा फिर बोटॉक्स लगाना पड़ता है जो कि 6 महीने से साल तक वो उसका असर रहता है, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कम से कम 4 माह और मैक्सिमम जो है 7-8 माह तक उसका असर रहता है। तो वहाँ पे पसीना दोबारा नहीं आता उस जगह पे। लोगों का ये ख्याल है कि पसीना ना आने से कुछ बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। ये बिल्कुल एक दकियानुसी किस्म की बात है, इससे कोई ऐसी बात नहीं होती जिसका कि आपको परेशानी हो। इसी तरह दाने बहुत ज़्यादा निकलने लग जाते हैं लोगों को इस मौसम में, जिनको रूटीन में भी निकलते हैं लेकिन इस मौसम में ज़्यादा निकलने लग जाते हैं क्योंकि ऑक्लूड हो जाते हैं पोर्स काफ़ी दफ़ा। और दानों का जिस तरह मैं मरीज़ों को बताता हूँ और आपको दोबारा आपके प्रोग्राम के तफस्सुस से बताना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में दानों का होना बहुत ज़्यादती की बात है, बिकॉज द ट्रीटमेंट्स आर सो इफ़ेक्टिव। और हमारे पाकिस्तान में जो हम एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाशुक्री वाली बात करते हैं और अक्सर गवर्नमेंट को उसकी ज़्यादा ब्लेम करते हैं और बजाय खुद सोचने के, वो ये है कि दवाइयाँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हम जो मर्ज़ी कह लें, इलाज और दवाइयाँ अगर आप दुनिया में कहीं अंदाज़ा लगा लें तो जिस लेवल की दवाइयाँ और जिस लेवल का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद है उसका हम फ़ायदा नहीं उठाते। और ये जो
जो हम कहते हैं ना कि बग़ैर डॉक्टर के खुद से जो इलाज करने वाली छोटे मोटे जो नुस्खे हैं या टोटके हैं, वो उन मुल्कों में तो ज़रूरत पड़ती है जिसमें बहुत ज़्यादा इलाज महंगा हो। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें कि इलाज बड़ा रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, और हम लोग जब बाहर जाते हैं और वापस वहाँ से पढ़ के आते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ केयर तो मोर और लेस वही रहती है, लेकिन एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। तो मेरा ख्याल है कि दानों का इलाज इसी तरह कुछ लोगों का, चूँकि अभी गर्मी अभी भी चल रही है, छाइयाँ बहुत फैल जाती हैं, छाइयों जो पड़ जाती हैं। यकीनी तौर पर बात करनी है, बल्कि पिंपल्स के हवाले से मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं। पहले सारा से पूछ लेते हैं। सारा, हमें बताइए कि अच्छी स्किन पाने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए खाने पीने की अपनी ईटिंग हैबिट्स सेट रखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग का क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड्स का इंटेक है, हम लोग बाहर का बहुत खाते हैं या प्रोसेस चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, उस वजह से ये है कि हमारी स्किन पे फ़ौरन शो होने लगता है। जो भी आप चीज़ें खाएंगे वो आपकी स्किन पे, बालों पे वो इस तरह से शो होना आ जाता है आपके फेस पे। तो ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का अच्छा इंटेक हो, प्रोटीन्स का अच्छा इंटेक हो। लेकिन हमारी डाइट में मोस्टली ये चीज़ें नहीं होती। हम लोग कम से कम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं। अगर देखें तो रोज़मर्रा में कितने लोग हैं जो रोज़ फ्रूट्स खाते होंगे या रोज़ वेजिटेबल्स का इंटेक करते होंगे? हाँ, बहुत कम करते हैं। रॉ वेजिटेबल्स का खास तौर पे अगर आप देखें तो सैलेड की फॉर्म में लोग नहीं खाते। मतलब हम लोग सब्जियाँ पका के ज़रूर खा रहे होते हैं, जबकि उसकी इतना फ़ायदा नहीं रह जाता। लेकिन जो रॉ वेजिटेबल्स हैं हम उनका इतना इंटेक नहीं करते। उसका सबसे ज़्यादा इंटेक होना ज़रूरी है। आपके लंच में, डिनर में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है प्रोटीन्स में फ़िश है, चिकन है, मटन है, इनका भी इंटेक साथ साथ होना उतना ही ज़रूरी है। और हाई फाइबर फूड्स का इंटेक होना, मतलब ओट्स है, बार्ले है और होल व्हीट आटा है, इसका इंटेक होना ज़रूरी है। ठीक। डॉक्टर साहब, जब हम ये स्किन पे, आपने कहा कि ज़्यादती है भाई कि अब लोगों की स्किन पे पिंपल्स आए, लेकिन हमारे यहाँ समझा जाता है जी स्किन पे पिंपल्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये मैदा ख़राब हो गया है आपका, या फिर मौसम ऐसा है, निकल आए हैं पिंपल्स, ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ सर ये अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ना सिर्फ ये लेमन में है, इवन डॉक्टर्स भी जिनका ताल्लुक जल्द के शोबे से नहीं है, और मैंने बड़े बड़े अच्छे नाम जो हैं उनमें अगर कभी वो अपने किसी बच्चे को रेफ़र करेंगे तो मुझे ये काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि यार ये बच्चा तो बेवकूफ़ है, इसको तो ये तो हमारे भी निकलते थे। तो लोगों का ये ख्याल है, इवन डॉक्टर्स का, बहुत सारे जिनका कि शोबे से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अब इतनी स्पेशलाइज्ड हो गई है फील्ड के लोग, ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है मेडिकल के बारे में, एक किसी डॉक्टर को अब इतना स्पेसिफाइड हो गई है फील्ड के, किसी को दूसरे स्पेशलिटी का इतना पता नहीं होता। तो दानों के लिए मैं दोबारा यही कहूँगा कि दाने जो है ये एक बीमारी है, और ये बीमारी जो है ये 100% ट्रीटेबल है। इसका आपके मैदे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपके क्यों हो जाती है? जो आपके जिल्द में अल्लाह मियाँ की बहुत सारी करम नवाजियाँ जो कि हमें समझ नहीं आती है। जब कहते हैं ना कि किस किस नेमत का शुक्र अदा करोगे, तो लिटरली वो इसलिए मेरे ख्याल में उसकी शायद उसके बिहाइंड दैट मैसेज द रीज़न इज़ कि हमें ये नहीं पता कि कितनी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं यकदम हमारे जिस्म में। उनमें से एक जो अल्लाह की करम नवाजी है वो ये है कि हमारे लाखों की तादाद में छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो कि हर वक्त जिल्द को मॉइस्चराइज कर रहे हैं, और उसको जिस चीज़ से वो मॉइस्चराइज करते हैं, ये ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स उनको कहते हैं, वो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। जब भी उनमें गड़बड़ होगी, और वो गड़बड़ ऐसी होगी कि वहाँ पे सीबम निकलना या जो ऑयल है वो निकलना ब्लॉक हो सकता है। जिस तरह आपके शोबे में चूँकि बहुत सारे लोग काफ़ी दफ़ा मेकअप करते हैं, तो इसको पोमेड एक्नी बोलते हैं कि अगर आप उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो खुद ब खुद भी ब्लॉक हो सकते हैं, जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। तो वो बेसिकली उस बीमारी की वजह से, इसीलिए वो ज़्यादा, चूँकि वो ग्लैंड ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेट फेस पे होते हैं, तो इसीलिए ये बीमारी ज़्यादा फेस पे होती है। और ये जो ये 100% ट्रीटेबल कंडीशन है, और लोगों का ख्याल ये होता है काफ़ी दफ़ा कि ये ट्रीटेबल कंडीशन नहीं है, ये तो हमारे फ़लाँ उम्र में शुरू होने ही होने हैं। ये कतन गलत बात है। यानी इन मिथ्स में से, इन गलत कॉन्सेप्ट्स में से अब हमें निकल आना चाहिए। हाँ जी, और लोग ये समझते हैं कि मैं शायद कोई अच्छी तरह से फेस नहीं धोता या धोती, और इसलिए शायद निकल आए, और लोग 10 दफ़ा फेस धोते हैं, वो समझते हैं गंदगी की अलामत है कि जिसकी वजह से एक्ने निकल आए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लोग, मेरा नहीं ख्याल, मैंने किसी को देखा होगा जो दिन में 1 से 2 दफ़ा फेस ना धोए। आम लोग भी कम से कम 1 दफ़ा तो फेस धोते हैं, और वो 1 दफ़ा धोना काफ़ी है आपके लिए। इसका मतलब है जितने भी स्किन प्रॉब्लम आ रहे हैं वो आपकी जिल्द की बीमारी की वजह से आ रहे हैं, कोई और वजह नहीं है उसकी, और वो 100% ट्रीटेबल कंडीशन है। और इवन जो उसके बाद जो स्कार्स पड़ते हैं, वो लेजर्स अब इतनी अच्छी आ गई हैं कि जो स्कार्स हैं हमारे यहाँ, वो भी बहुत हद तक ट्रीटेबल स्कार्स हैं। वही जो बहुत महंगी ट्रीटमेंट बाहर होती है वो हमारे यहाँ बहुत सस्ती, हालांकि वो हम मशीन वही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि ह्यूमन रिसोर्स ज़रा सस्ता है, डॉक्टर की फ़ीस सस्ती है, जो नर्सेज की तनख्वाहें कम है, तो उसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी हद तक सस्ता इलाज मिल जाता है, सस्ता इलाज में मिल जाता है। सारा हमें बताइए कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सा ऐसा फ्रूट ग्रुप या फिर वेजिटेबल ग्रुप है जो स्पेशली हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं?
अच्छा, वैसे देखा जाए तो सारे वेजिटेबल्स जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आते हैं ना, सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ जैसे होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे स्पिनच वगैरह, ब्रोकली हो गई, ठीक है, टोमेटोज़ हो गए। अब इनकी स्पेशलिटी ये होती है, इनमें कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं, ठीक है, वो आपके ना नेचुरल सन ब्लॉकर्स हैं। एक तो ये है कि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राइनेस से बचाते हैं, ठीक है। और दूसरा उसके अलावा देयर आर सर्टन सीड्स वगैरह, जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, और आपके जिसे कहते हैं फ्लैक्स सीड्स हैं, या दूसरे जो तमाम सीड्स हैं। ख़ासतौर पे सनफ्लावर सीड्स का इसलिए जिक्र करूँगी क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करते हैं अगर आप इनका रोज़ इंटेक करते हैं, अच्छा इंटेक करते हैं। और इसके अलावा जो है पानी का इंटेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, ठीक है। पानी का इंटेक कई लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब हम लोग बहुत कम करते हैं। कितने लोग होंगे जो 5 से 6 गिलास भी मुश्किल से पीते होंगे, बहुत कम हमारा इंटेक होता है। तो एटलीस्ट 7-8 गिलास तो लाजमी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाए। सारा जब हम मतवाज़न ग़िज़ा की हेल्दी फूड की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो फिर हमारी स्किन भी ग्लोइंग हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। अब 4 दिन तो हम बड़ा अच्छा कॉन्शियस रहते हैं कि हमने फ्रूट्स भी खाने हैं, ऐसा करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, पोर्शंस कंट्रोल करने हैं। 5वें दिन फिर वही रूटीन पे चले जाते हैं। असर होता है? फायदा नहीं, होता है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ दिनों के लिए अगर आप कोई चीज़ करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टेम्परेरी कभी भी आपको वो फ़ौरन ऐसा नहीं होता कि आपने आज अगर कुछ खाया तो कल आपकी स्किन पे वो चीज़ शो होना शुरू हो जाएगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें ज़रूरी है कि कॉन्स्टेंटली आपका एक लाइफस्टाइल हो। आपने ये खुद अपने ऊपर इन्फोर्स करना है कि भाई मेरा, अब हम लोगों की जिस तरह की हैबिट होती है वो भी तो आखिर हमने किसी तरीके से डेवलप की होती है ना, तो वो हमें चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, एक्सरसाइज, वर्कआउट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट वॉक ज़रूर करें ताकि बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी अच्छी हो, ठीक है। तो वो भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी का अच्छा इंटेक हो, एक्सरसाइज अच्छी हो, और खाना वगैरह आपका जो है वो बहुत ऑर्गेनिक और बैलेंस डाइट हो, लेकिन वो लाइफ स्टाइल हो थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। कभी कभी अगर आप बाहर का खा भी रहे हैं तो देयर इज नो हार्म, मतलब कि अगर कभी कभी इंसान जैसे गैदरिंग वगैरह होती है तो चला जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर वक्त या हर दूसरे दिन करना वो चीज़ जो है नुकसानदेह, वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अब रूटीन में हमने, हमारी जितनी भी ख़वातीन घर में देख रही हैं, उन्होंने कौन सी ऐसे काम करने हैं जो रूटीन में वो नहीं कर पाती अपनी स्किन को अच्छा, साफ, हेल्दी रखने के लिए? देखिए, सबसे आसान काम ये है कि आपका कोई एक डॉक्टर होना चाहिए। जिस तरह पूरी दुनिया में एक प्राइमरी केयर डॉक्टर होता है जो कि आपके ओवरऑल छोटे मोटे इश्यूज का ख्याल रखता है। आपकी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर। देखें, मैं ये काफ़ी हैरान होता हूँ, लोग यहाँ पे फास्ट फूड पे रोज़ाना पहुँचे होते हैं खाने के लिए, और डॉक्टर के पास पूरे साल में एक दफ़ा भी जाते हुए उनको ये बहुत बड़ा एक अलमिया लगता है, खर्चा लगता है, और समझते हैं कि कभी जाना। आपका स्किन का कोई एक स्पेशलिस्ट जिस पे आपको एतबार हो, किसी अच्छे डॉक्टर को चूज कर लें और उनसे मशवरे करते रहें। ऑनलाइन चेक करें और देखें कि क्या क्या चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं, अपने आप को एजुकेट करें। डॉक्टर के पास जाने का कतई ये मकसद नहीं होता कि आपने ज़रूर ट्रीटमेंट करवाना है, ये डॉक्टर ज़रूर कोई ना कोई दवाई बताएगा। मशवरा करना बगैर किसी ट्रीटमेंट के, सिर्फ मशवरा करने में तो कोई अर्ज नहीं ना। बिल्कुल, वो थोड़े से पैसे लगेंगे, एक पिज़्ज़े के भी, आधे पिज़्ज़े के या 1/4 ऑफ पिज़्ज़े के पैसे लगेंगे और आपका मशवरा मिल जाएगा। अब ये ज़रूरी है कि जो आपके मसाइल हों उसको लिटरली लिख लें कि मुझे ये अपने फेस पे फलां चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये फ़र्ज़ करें आपके बाल गिर रहे हैं और आपको पता है कि मेरा मसला है बाल गिरने के, फेस पे बाल आ रहे हैं, तो आपने बजाय इसके कि आप इसके टोटके इस्तेमाल करें, आप डॉक्टर के पास जाके आप लिख लें 10 प्रॉब्लम है, 10 की 10 लिख लें कि जी मेरी स्किन पे खारिश होती है, मुझे धब्बड़ पड़ते हैं, या मैं जब कोई मेकअप लगाती हूँ मुझे सूट नहीं करता, या मुझे अपनी नाक अच्छी नहीं लगती, मुझे अपने होंठ बड़े छोटे लगते हैं, मुझे चिन प्रोपोर्शन में नहीं लगती। जो भी मसाइल हैं लिख लें और अच्छे डॉक्टर के पास जाके, और फ़र्ज़ करें, मेरे एक और काफ़ी डॉक्टर के बारे में भी मैं सुनता हूँ, बुरी बातें भी सुनता हूँ कि ये डॉक्टर फलां अच्छा नहीं था, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही डॉक्टर से मशवरा करना, आप 10 डॉक्टर से मशवरे करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सारा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई भी स्किन प्रॉब्लम होता है तो यकीन कीजिए, ज़रूरी है कि डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए। इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका इलाज भी हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।